अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियां हैं, कांग्रेस की रेवड़ियां हैं और हमारा विकास है। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी जो टैक्स राज में जी रहा है वो सिर्फ टैक्स ही टैक्स दे रहा है और वो कब तक देगा। राहुल गांधी खफा हो गए और जैसे ही उन्होंने कई ये 3 बातें बोली और जूम मीटिंग से लॉग आउट कर दिया। और जैसे ही लॉग आउट किया फिर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बात सही है कि हम जनता तक पहुंच नहीं पा रहे। मेरे पास किसी का फ़ोन आया आम आदमी पार्टी से, मुझे जानते हैं, कहा कि देखिए हमें कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसेस की तलाश है। बहती हवा सा था वो, फिल्म 3 इडियट का ये गाना। आज ऑफ कैमरा में जो बातचीत हुई है कुछ कुछ इसी तर्ज पे बातचीत हुई है। बात शुरू हुई कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय से तो पहुंच गई कुंभ तक, और कुंभ से बात जब मुड़ी तो पहुंच गई बिहार, और बिहार होते हुए आ गई बातचीत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के राजनीति की शुरुआत के साथ। तो पूरा एपिसोड देखिए, कमेंट करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आने वाले दिनों में ऑफ कैमरा आपको नए अवतार में दिखेगा, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ ऑफ कैमरा में है लोकमत समूह के जर्नलिस्ट आदेश रावल। आपका प्यार चाहिए। ऑफ कैमरा अभी 1 लाख व्यू पा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हर एपिसोड हमारा कम से कम 2 लाख व्यूज तो पाए ही। देखते रहिए, समझाते रहिए, बताते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो ये जो हफ्ता रहा, इसमें एक खबर आई कांग्रेस पार्टी के हिसाब से कि नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ है। कंट्रोवर्सी भी इसके साथ साथ शुरू हो गई। पहले तो थोड़ा बताइए, ये उद्घाटन हुआ, भवन कैसा है? इंदिरा भवन उसका नाम है। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और उस टाइम यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, इसकी शिलान्यास शिलान्यास हुआ। किया था। और तब से टाइम बीतता गया और 2016 में फिर इसका निर्माण शुरू हुआ और 19 के बाद इसके निर्माण ने गति पकड़ी क्योंकि सरकार का प्रेशर बढ़ रहा था, आपको खाली करना है। तो 28 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी, उस दिन कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस होता है, उस दिन इसका उद्घाटन होना था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया जी। और उस दिन वर्किंग कमेटी थी बेलगावी में और उसके नेक्स्ट डे एक रैली होनी थी, तो वो रैली कैंसिल हुई और रात को ही पूरी लीडरशिप दिल्ली आई क्योंकि डॉक्टर साहब के चले गए। क्योंकि सोनिया गांधी के बड़े नज़दीकी संबंध डॉक्टर साहब से रहे हैं, मतलब सोनिया गांधी इनको बहुत मानती थी और सोनिया गांधी ने ही तय किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, जब 2004 की बात कर रहा हूँ। तो गांधी परिवार का ना एक बड़ा डिफरेंट रिश्ता रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। और राहुल गांधी हमेशा जब कभी भी जैसे 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राहुल गांधी को ये कहा गया कि हम ये वायदा करेंगे कि 7 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। जी, आपने पहले ही बताया ये। बताया मैंने? अच्छा। हाँ, तो बताइए तब बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास राहुल गांधी गए कि कहा कि सर क्या ये कर सकते हैं इसको, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं अपनी छवि वैसे नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि ये तो वादा कर दिया पूरा नहीं कर पाए। मेरी बात समझे, मेरा इशारा किस मैं तरफ है? समझ गया, हाँ। समझ गया। तो डॉक्टर साहब ने फिर कैलकुलेट किया, हो सकता है नहीं हो सकता, चिदम्बरम से बात करी फ़ोन पे, फिर वो आए भी, बल्कि बैठे, पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि हाँ ये कर सकते हैं। तब राहुल गांधी ने वायदा किया जाके रैली के अंदर कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो वैसे रिश्ते थे, तो तब नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मकर संक्रांति तक अंधेर हो जाता है, तो उसके बाद फिर 15 तारीख को उसका इनॉग्रेशन किया गया। और अभी क्योंकि वो दफ्तर नया नया बना है तो उसमें बहुत सारी, जब उसको यूज़ करेंगे तो जो उसकी कमियां हैं वो सामने आएंगी। अभी शिफ्ट नहीं किया है, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, मतलब उसका जब इस्तेमाल करेंगे तब पता लगेगा, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी एकदम दिल्ली से में शिफ्ट कांग्रेस नहीं। पार्टी के 2 दफ्तर हैं। एक एक अकबर रोड वाला है। अकबर रोड वाला ही है अभी, अच्छा, वही है। सब स्टाफ वहीं बैठा है, सारे नेता वहीं बैठते हैं, सबके नेम प्लेट वहाँ लगी हुई हैं, अभी कुछ नहीं बदला है, अच्छा, नए वाले में अभी ज्यादा कुछ नहीं कुछ हुआ है। नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रायल चल रहा है अभी। उद्घाटन हुआ है और ट्रायल उद्घाटन चल रहा है। उद्घाटन होने के बाद वो ट्रायल पे है। ओके। लेकिन दफ्तर तो ऐसा है जैसे इन्फोसिस का दफ्तर हो, हाँ, पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल। आप अंदर गए? मैं तो एक बार भी नहीं गया, जब हमें बुलाया ही नहीं। नहीं बुलाया? हाँ, वो ट्वीट भी देखा मैंने आपका कि नहीं बुलाया पत्रकारों को जो कांग्रेस कवर करते थे। ये क्या मामला है? मतलब बीट के पत्रकारों को तो बुलाया जाता है ऐसे मौकों पे। भाई नहीं बुलाया उन्होंने, क्या बताऊं। फिर क्या मैंने है फिर इसके मैंने इसकी पीछे? फिर मैंने इसकी कहानी पता करी। कहानी बताइए। कि हाँ। भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन लोगों ने, है ना।
भाई 15 साल से 20 साल से वो लोग कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे हैं। मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ जो भी हमारे साथी हैं। तो किसी को नहीं बुलाया। अब पहले सोचो इसको एक जर्नलिस्ट के हिसाब से, जैसे मैंने सोचा कि जब 10 साल बाद आप और मैं बैठ के ऐसे बात करेंगे और जब आप मुझसे पूछोगे कि सर आप इतने वरिष्ठ हो गए हो, आप तो कांग्रेस पार्टी साल से कवर कर रहे हो, आपने तब क्या देखा था, मैं क्या बताऊंगा आपको कि मुझे बुलाया नहीं था। तो वो कौन आदमी है जो हमें पत्रकारों को कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री से डिलीट करना चाहता है ना? सवाल है ना? बिल्कुल है भाई ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई हम कैमरा अलाउ नहीं कर रहे, आप जो लोग हैं 5 7 10 20 जो लोग हैं, आप इधर बैठ जाओ और बैठ के देखो आराम से। हाँ। जबकि कांग्रेस लीडरशिप ये चाहती थी कि मीडिया वहां आए। और कांग्रेस लीडरशिप जब आप कहते हैं तो मैं मान के चलूं कि पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। हाँ, मैं इस बार नाम नहीं बताऊंगा। बता दीजिए ना। नहीं, इस बार नहीं बताऊंगा। मैंने ना कमिट कर रखा है, अच्छा चलिए ठीक है, कहानी बता दीजिए, इसीलिए मैंने इस बार ना खुल के नहीं लिखा। अगर लोग आपने समझ देखा, जाएंगे। कांग्रेस लीडरशिप चाहती थी, एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें ये कहा गया कि देखिए मीडिया को आप अलाउ कीजिए। तो एक आदमी ने ये कहा कि नहीं, लोग ये कहेंगे कि मीडिया दिखाएगी, लोग कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का शीश महल बन गया है। तो वहाँ पे मना कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट डे 2 दिन बाद कांग्रेस लीडरशिप के एक दूसरे नेताओं को ये बात बताई गई, नेतृत्व को। उन्होंने मैसेज किया उस बंदे को कि मीडिया को अलाउ करो। और वो बंदा कितना शार्प है, उसने क्या किया, मीडिया के नाम पे एजेंसीज को अलाउ कर दिया, एएनआई को, पीटीआई को और आईएनएस को। अच्छा, ठीक है। अच्छा। जो हम जैसे लोग थे जो 20-20 साल से यहाँ कवर कर रहे हैं, 15 साल से कवर कर रहे हैं, 10 साल से कवर कर रहे हैं, जो यंग जर्नलिस्ट भी हैं, हर आदमी अपनी आंख से देखना चाहता है, क्योंकि हर पत्रकार का एक नजरिया होता है। और ये एक राजनीतिक कार्यक्रम था, और इतना बड़ा कार्यक्रम था। कब कांग्रेस पार्टी 24 अक्टूबर रोड शिफ्ट हुई थी, कितने साल हो गए, जी, जी। तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। और अब इतने साल के बाद आपका नया दफ्तर बना है और आपने हमें अपने इतिहास से हटा दिया। और ये वो आदमी है जो इतिहास की बातें बताता है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस लीडरशिप को। जयराम रमेश की बात कर रहे हैं आप? छोड़ो ना, मैं नाम लेना नहीं चाहता। मतलब मुझे अंदाजा लग रहा है। तो पता क्या है यार, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि जो ड्राफ्टमैन होता है ना, वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हो सकता। याद रखना मेरी बात। तो मतलब क्या डिसीजन लिया इन लोगों ने, और क्यों लीडरशिप इतनी मजबूर है ऐसे लोगों के आगे कि जो इतना बड़ा फैसला कर देते हैं तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल ना, जैसे मैं हूं, अगर मैं राजनीति में हूं और मेरा ड्राइवर राजनीति कर रहा है ना, तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, ड्राइवर नहीं है। आपके नाम पे जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार हैं, उसको गाड़ी चलानी है, राजनीतिक फैसले आपको करने हैं। ऐसे फैसला हुआ वो। फिर मैंने एक ट्वीट किया था, वो मैंने देखा। उसके बाद क्या हुआ? कौन सा ट्वीट? यही कि मीडिया को बैन कर दिया। नहीं, मैंने उसके बाद एक ट्वीट किया आखिर में। अच्छा। पंजाब में एक चोरी होगी, हाँ, गांव बसाया। ना 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 ना, सरदार जी के यहाँ चोरी होगी। अच्छा। तो पुलिस आई, हाँ। तो पूछा कि सरदार जी चोरी की होगी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो कुत्ता सी। बोला जी मैं की करा, चोर और कुत्ता दोनों मिल गए। ठीक है, ये हाल है। और उस आदमी ने ही फिर माफी मांगी मीडिया से, जिसने अलाउ नहीं होने दिया। अच्छा, माफी भी मांगी? हाँ, इसलिए कह रहा हूं ना, चोर कुत्ता दोनों मिल गए। भाई खुद फैसला लेते हो, हाँ। फिर माफी मांगने का ढोंग करते हो। हाँ। अरे ये ढोंग था। ढोंग था, मैं तो बोल दिया मुंह पे, ढोंग है। फैसला आपने लिया। हाँ। वो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, एक वो नहीं है मेरा, अरे सर, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। हाँ हाँ हाँ, क्या मेरे हक में फैसला देगा? क्या मेरे हक में फैसला देगा? हाँ, ये शेर है जो। ये वैसा था। अच्छा। खुद फैसला लिया कि इनको हटाओ यहाँ से, हाँ। और फिर कह रहे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती होगी। बताओ यार, मतलब आप सबको ना मूर्ख समझते हो। इस पूरे घटनाक्रम में जो अहम सवाल है आदेश जी, और शायद पता नहीं आप उसका जवाब मतलब देना चाहेंगे या दे पाएंगे कि नहीं, वो ये है कि जो अभी आप अपनी बातचीत में भी कह रहे थे कि लीडरशिप, जिसको आप लीडरशिप कह रहे हैं, जो लोग भी हैं इस लीडरशिप में पार्टी के, वो वाकई क्यों मजबूर हैं ऐसे लोगों के पीछे की तरफ से? इसीलिए इस पार्टी का ये हाल है
इसीलिए पार्टी ऑटो मोड में चल रही है। इसीलिए अक्टूबर 8 को जब आप हरियाणा का विधानसभा चुनाव हारते हो, उसका उसका फैसला आज तक नहीं हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? आपने कोई उसका एक्शन नहीं लिया। इसीलिए महाराष्ट्र में जब आपकी हार हुई, आज तक आप कुछ नहीं कर पाए। एआईसीसी रिशफल पेंडिंग है कितने महीनों से, आप नहीं कर पा रहे हो। बहाने चाहिए इन लोगों को टालने के। अरे अब दिल्ली चुनाव आ गया, अब नहीं कर पाएंगे। अरे क्या मतलब है? आप दिल्ली छोड़ दो, बाकी कर दो। मैं क्यों कहता हूं कि ये हरियाणा रोडवेज की बस है या तो यूं चलेगी। मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं कई बार ये बात गुस्से में बोल देता हूं। ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, ये लोग गलतियों से सीखना ही नहीं चाहते। संगठन महासचिव का काम है संगठन बनाना। फिर तुम कहोगे कि वेणुगोपाल आ गया बीच में, हाँ, है ना? आएगा ही है वो ना? तो, हाँ। काम क्या है? अब आपको पार्टी ने बनाया संगठन महासचिव, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पद है, दूसरा ट्रेजरर होता है। उनका काम है कि आप राज्यों में जिला, ब्लॉक, प्रदेश कमेटी बनाओ। कहीं नहीं है। क्या क्या किया आपने पिछले 5 साल में? कोई पूछ ले एक बार, कोई रिपोर्ट कार्ड बन जाए इनका, 33% नंबर नहीं आएंगे। सही बात। करते क्या है कि जहाँ राहुल गांधी जा रहा है गाड़ी में बैठ गए, जब प्रियंका गांधी जा रही है गाड़ी में बैठ गए। अरे अपना काम तो कर लो। ये पहला ऐसा महासचिव है संगठन का जो अपना काम छोड़ के बाकी सब करता है। अशोक गहलोत थे, जनार्दन द्विवेदी थे, बड़े बड़े नेता इन पदों पे रहे हैं। वो उन्होंने कभी भी ट्रैवल नहीं किया गांधी फैमिली के साथ। अच्छा, पार्टी वाले दफ्तर पे आखिरी सवाल, जहां पे कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर बना है, वहीं सामने ही या बगल में ही बीजेपी का भी दफ्तर है, जो उसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे सारी पार्टीज को दफ्तर के लिए जमीन अलॉट की गई थी ड्यूरिंग यूपीए। ठीक है। ठीक है, उसी पे बीजेपी का है। लेकिन आपने एक बात नोट करी है, दरवाजा अलग अलग है। नहीं, एड्रेस अलग अलग है। हाँ, बीजेपी का एड्रेस है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, इनका एड्रेस है कोटला मार्ग। तो इन्होंने क्या किया, सड़क एक ही है वो, लेकिन जो उसका जो बैक साइड है, जिसको वहां से इंटरेस्ट खोला, वहां से उसकी एंट्री रखी है। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ना कहना पड़े, इसलिए इन्होंने कहा कि हमारा कोटला मार्ग पे है। जबकि इनका जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस है वो उसी रोड पे है। वो उस तरफ है, वो इस तरफ है। ये भी दिमाग किसी जानकार नहीं लगाया है पार्टी में, जाहिर है। कांग्रेसी बड़े खुरापाती तो नहीं है। मेरा सवाल इसमें यह है कि उस तो जब भारतीय जनता पार्टी का नया दफ्तर बना और जितनी लागत कांग्रेस के दफ्तर बनने की बताई जा रही है, उससे ज्यादा लागत से भारतीय जनता पार्टी का वो दफ्तर बना। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने पूरा एक जश्न करके दफ्तर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, पूरा जलसा हुआ, मीडिया के कैमरे गए, कवर हुआ। ये सब होने के बाद कांग्रेस पार्टी में ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं मीडिया जाएगी, दिखाएगी, तो ये क्या दिखाता है? ये कुछ न कर पाने की स्थिति है या डर है? नहीं, ये ईगो है। ईगो है? अच्छा, कैसे? ये एक व्यक्ति की ईगो है। उनको ये लगता है कि जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, वही सही है। सच्चाई ये नहीं है। देखो, कांग्रेस का मतलब क्या है? एक समूह, है ना? तो एक घर को अगर एक व्यक्ति चलाएगा ना, वो सफल नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति से घर भी नहीं चलता, पार्टी कैसे चलेगी? ऐसे ही देश एक व्यक्ति से नहीं चल सकता। तो ये इन लोगों को लगता है कि जो हमने फैसला कर दिया वही सही है, और इसीलिए बार बार ये लोग चुनाव हारते जा रहे हैं। तीसरा टर्म है लोकसभा चुनाव का कि आप 99 नंबर पे आए हो। आज आपकी 3 राज्यों में सरकार है, जिसमें 2 साउथ से हैं और 1 हिमाचल की, जो ऑलरेडी ऐसे कगार पे खड़ी है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। वाकई हिमालय की स्थिति तो चिंताजनक है। दूसरा ये होता है, किसी भी व्यक्ति को, आपको भी और मुझे भी, अपने जीवन में अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो एक बार वो गलती है, जो दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, चौथी बार, वो गलती नहीं है। आप टालते जा रहे हो, आप अपने फैसलों से भाग रहे हो, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। ऐसे इतनी बड़ी पार्टियां नहीं चला करती। किसको दोष दोगे आप? सही बात। तो जो आपका सवाल था उसका बेहतर जवाब नहीं है मेरे पास आज की डेट में, लेकिन ढूंढ लेंगे अगले एपिसोड में हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। हिमाचल का आपने जिक्र किया। हिमाचल की सरकार के हवाले से जो खबरें आती हैं, पेंशन के लिए पैसा नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, उस पर वाकई लीडरशिप क्या सोचता है? मतलब गिनती के राज्य हैं और उसमें से भी एक राज्य की स्थिति अगर इस तरह से खराब है या वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं, तो फिर क्या करे लीडरशिप इसमें?
उस राज्य का रेवेन्यू मॉडल क्या है? टूरिज्म, ठीक है, टूरिस्ट जाएगा, उससे उनका पैसा आएगा, कोई और तो वैसा मॉडल है नहीं उनके पास। देखिए, ये जो रेवड़ी कल्चर इस देश में पैदा हो रहा है ना, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो आगे बढ़ के ये कहे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी तो कहती थी, क्या कहती थी? मोदी जी कह चुके हैं कि रेवड़ी क्या? कल्चर खराब है। अभी मेरे ख्याल से जेपी नड्डा जी का बयान आया है कि दिल्ली में क्या क्या वादे किए हैं? हाँ, दिल्ली वादे में तो ये उन्होंने कहा भी है, किए। दिल्ली में ये कहा है कि हर बच्चे का शिक्षा मुफ्त हम देंगे, और जो महिला सम्मान योजना है उसका पैसा उनका सबसे ज़्यादा है, आई थिंक 2,500 रुपये जी है, जी। ठीक है। और राशन सरकार पहले से दे रही है। ये पता क्या हाल है कि अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियाँ हैं, कांग्रेस की रेवड़ियाँ हैं, और हमारा विकास है। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ये क्या मतलब है? इन सारे राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। जो आर्थिक हालात इस देश के हैं, 6.4% जीडीपी है, इसको अगर आप पुराने हिसाब से नापोगे ना, 4 के आसपास मिलेगी, जो पुराना तरीका था मेजरमेंट का, ठीक है। रोजगार है नहीं, और जो इस देश का टैक्स पेयर है, जो टैक्स राज में जी रहा है, वो सिर्फ टैक्स ही टैक्स दे रहा है, और वो कब तक देगा? और ये क्या कर रहे हैं? ये उस टैक्स पेयर की कॉस्ट पे हर राज्य में रेवड़ियां बांट के अपनी अपनी कुर्सी पक्की कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। और किसी ना किसी दिन ये जो ज्वाला है ना, फूट के बाहर आ जाएगा। ये नाराजगी लोगों की बाहर आ हाँ, जाएगी, टैक्स पेयर की, क्यों नहीं मिडिल आएगी? क्लास की। अरे आप उसको लूटते जा रहे हो। कितने प्रकार का टैक्स दे रहे हो आप बताओ? जब आप पेट्रोल परचेज कर रहे हो आप टैक्स दे रहे हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो, जब आपने गाड़ी परचेज की तो आपने रोड टैक्स दिया, आपने ग्रीन टैक्स दिया, आपने सेस दिया, आपने इंश्योरेंस पे जीएसटी दी, आपने गाड़ी पे जीएसटी दी, ठीक है, रोड टैक्स दिया, फिर आप टोल टैक्स दोगे, ठीक है, पेट्रोल भराओगे फिर टैक्स दोगे, आप इनकम टैक्स दे रहे हो। कहाँ तक मारोगे? सोच के देखो कितना बैठता है। अभी तो फिर बजट आने वाला है, इस बार उम्मीद है आपको निर्मला सीतारमण से छोड़ना बजट, कुछ तो क्या छूट क्या देंगी? करेंगे? ये यहाँ से घुमा के इधर पकड़ लेते हैं। ये जो रेवड़ी कल्चर इस देश में चल रहा है, ये बहुत घातक है, मैं बता रहा हूँ। और कोई भी पार्टी, मैं सबको कह रहा हूँ, सारी पार्टी जिम्मेदार हैं इसके लिए। सही बात। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी बिहार चले गए, बिहार गए लंबे समय बाद। क्या कुछ हुआ बिहार में? आप बता रहे थे कि पीछे कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने वाला है बिहार का, तो कुछ होगा बिहार में कांग्रेस का? बहुत सवाल भी पूछते हैं कांग्रेस के जो साथी बिहार के। ऑल्टरनेट नहीं है फिलहाल अखिलेश प्रसाद सिंह का, फिलहाल ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट नहीं है। हाँ, और वो ये जानते हैं, इससे आगे मत पूछना, वो ये जानते हैं कि उन्हें कैसे कंटिन्यू करना है, और कैसे सरवाइव करना है, और कैसे विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष रहना है। इशारों में बता दीजिए वो कैसे, वो मतलब क्या दिल्ली तरीका है? वो दिल्ली को कैसे मैनेज करना है, इस बात को अच्छे से जानते हैं। और आपने कहा कि राहुल गांधी बिहार गए, तो संविधान सम्मेलन वो हर राज्य में कर रहे हैं। और आपको पता है कि जिसमें दलित समाज से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जो भी विचारक हैं, उन सब जितने भी संगठन हैं, उन सबको बुलाया जाता है, वो उनको एड्रेस करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की राजनीति आजकल बहुत ज़्यादा संविधान और दलित कम्युनिटी के आसपास घूम रही है। आपने देखा होगा कि वो ब्लू टी शर्ट भी पहनते हैं जहाँ आवश्यकता होती है, वाइट के अलावा। वो कलर बाबा साहब का कलर है, सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर उस कलर का सूट पहनते थे। और जिस दिन संसद में प्रोटेस्ट हुआ, उस दिन राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, दोनों ने नीले, वो सेम कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो संविधान सम्मेलन उसकी एक अलग टीम है जो हर राज्य में ऑर्गेनाइज करवाती है। तो बिहार में क्योंकि चुनाव है तो वहाँ पे इसको रखा गया था। और फिर वो कटसी मिलने भी गए लालू जी से, क्योंकि वो हिस्सा है। वो देखिए, आरजेडी इंडिया अलायंस का हिस्सा तो है ही है, वो यूपीए का हिस्सा भी रही है। और सोनिया गांधी के और लालू जी के बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। बिहार में एक बड़ा वर्ग है आदेश जी, जो लंबे समय तक कांग्रेस का वोटर रहा, और वो ये मानता है बड़ा मजबूती से कि जब तक आरजेडी के साथ कांग्रेस रहेगी तब तक बिहार में कांग्रेस का उठ पाना मुश्किल है। यहाँ लीडरशिप की मैं देखता हूँ मजबूरी कि वो बिना आरजेडी के कुछ करना नहीं चाहते। जितना वर्कर है बिहार का कांग्रेस पार्टी का, वो जब भी दिल्ली आता है वो यही बात कहता है, जो फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में लिया है ना, वो फैसला उनको हर राज्य में लेना चाहिए, ताकि कम से कम उनका अपना वोटर, उनका काडर खड़ा हो सके।
अब जितनी भी अच्छी सीट होती हैं वो तो अलाइज ले जाते हैं, इनके पास बचती हैं वही सीटें जो 20-20 साल से किसी ने जीती नहीं है। दूसरा क्या होगा, जब आप अलायंस नहीं करेंगे तो जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, कैंडिडेट्स हैं, वो खड़े होंगे, डेवलप होंगे, लोगों के बीच जाएंगे। अब ज़्यादातर लोग इसलिए सक्रिय नहीं हैं कि उनको लगता है कि हमारी सीट तो आरजेडी के पास चली जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी को अपने अलायंस के जो ये नीतियां हैं इन पे दोबारा विचार करना चाहिए, जैसा इन्होंने दिल्ली में किया। दिल्ली में वाकई में सराहनीय कदम है, जो बात अच्छी हो कहनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि नहीं, हमारा वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के पास है और हमें उसको निशाने पे लेना है, सरकार भले ही बीजेपी की बन जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्लियर है लीडरशिप। हाँ क्लियर है भाई। आप कब तो फिर तक 2020 में बताता हूँ 2020 में क्या हुआ। 2020 में कांग्रेस पार्टी ने ताली बजाई कि हमने बीजेपी को रोक दिया, लेकिन एक बड़े तबके ने ये कहा कि यार तुम लोग पागल हो गए हो, कब तक तुम दूसरे की खुशी पे ताली पीटते रहोगे, तुम्हारा अपना क्या है, तुम तो जीरो पे हो ना। तो इस बार एक बड़े तबके ने इस बात को उठाया और ये कहा कि नहीं, हमें स्ट्रांगली अपोज करना है केजरीवाल को, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। और इंडिया अलायंस का मकसद क्या था, इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन था 2024 का, वो तो पूरा हो चुका है। क्योंकि कमिटमेंट था कि विधानसभा चुनाव का नहीं था। तो जो नीति यहाँ अपनाई है ना, इनको बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, आप देखो जहाँ जहाँ रीजनल पार्टीज हैं वहाँ वहाँ उन सब ने कांग्रेस पार्टी का वोट खाया है। तो इनको ये लगा कि पंजाब और दिल्ली ये ताज़ा है, इसको हम वापस पा सकते हैं। पंजाब में 3 साल हुए हैं, दिल्ली में 11 साल हो गए। तो इनको इसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए बाकी राज्यों में। आप ये कहते हैं कि दिल्ली में पार्टी ने मन बनाया, लेकिन फिर क्या मामला है कि लगातार 2 रैलियां, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज भी एक रैली होने वाली थी राहुल एक गांधी की, आज नहीं आ पाए राहुल गांधी। कल भी होने वाली थी, राहुल गांधी नहीं आए, कहा गया कि वो बीमार पड़ गए हैं। ये बीमार पड़ने वाली बात पे जल्दी भरोसा होता नहीं है। नहीं, आप भरोसा कीजिए, मैं बता देता हूँ अपने दर्शकों को भी और आपको भी। उनको बड़ा तेज बुखार है, वायरल है, कंजेशन है, ठीक है। परसों रात को ऐसा लगा कि उनकी स्थिति बेहतर सुधर रही है, तो कल शाम को एक रैली कर लेंगे, लेकिन कल दिन में फिर से उनको बुखार आ गया, रैली इसलिए कैंसिल हुई। दूसरी बात बताता हूँ आपको, इसके अलावा कि जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ ले चलता हूँ आपको, जो मैंने ट्वीट नहीं किया है। अच्छा, कर दीजिए, बता दीजिए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। 3 दिन पहले एक जूम से मीटिंग बुलाएगी जिसमें राहुल गांधी, वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, दिल्ली की लीडरशिप, अजय माकन, सब लोग थे, प्रभारी निज़ामुद्दीन जी सब थे। तो राहुल गांधी जूम मीटिंग में आए और बोला कि क्या चुनाव लड़ रहे हो आप लोग, ना कोई स्ट्रैटेजी है, मिसलीडिंग है, कैंपेन पूरा का पूरा। राहुल गांधी ने ये कहा था कि मैं पदयात्रा करूंगा सिलेक्टिव सीट्स पे, आप मुझे प्लान दो, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और इंचार्ज को। वो दे नहीं पाए, तो वो उस बात से राहुल गांधी खफा हो गए और जैसे ही उन्होंने ये 3 बातें बोली और जूम मीटिंग से लॉग आउट कर दिया। और जैसे ही लॉग आउट किया, फिर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बात सही है कि हम जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पूरी मीटिंग, अब जब आपका नेता आपको 4 बात बोल के मीटिंग से ही लॉग आउट कर जाए, तो आप सोचो ना मामला किस लेवल का है। ये बात सही है कि वो इनके काम करने के तरीके ठीक नहीं है कि हम जनता तक पहुंच कैसे रहे, हमारा कैंपेन जा कहाँ रहा है, हम कहीं है ही नहीं। इनका ये था राहुल गांधी का कि 15-17 सीटों पे सेलेक्ट करके एक प्लान बन जाए और मैं उन पे पदयात्रा कर दूं, ताकि बाकी काम यहाँ का जो लोकल लीडरशिप है वो करे, बट मैं भी कुछ ना कुछ करूं। इनसे प्लान ही नहीं बना। तो पिछली बातचीत जो हमारी हुई थी उसमें आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत मन से चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। मतलब अभी भी कह रहा हूँ, कैसे लड़ रही है? फिर नेता कह रहे हैं कि आप लड़ ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं, वो ये कह रहे थे, मैंने प्लान की बात की आपको। चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ रहे हैं, 2019 के मुकाबले तो 100% अच्छा लड़ रहे हैं। उनका प्लान नहीं दे पाए, वहां थोड़ा से विफल हुए, लेकिन अब जब 2 रैलियां रखी तो उनको वाकई में ही बुखार है, वायरल है। अच्छा, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलता कोई चीज़। इससे आगे बढ़ते हैं, दिल्ली चुनाव पे थोड़ी और बातचीत करते हैं। और कुछ ही दिन बचे हैं दिल्ली चुनाव में। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मैसेज आया हम पत्रकारों को कि एक स्पेशल स्क्रीनिंग है, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। हम लोग जाने के लिए तैयारी हो रहे थे, तब तक खबर दूसरा मैसेज आया कि दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है, वो डॉक्यूमेंट्री हम नहीं दिखा पा रहे हैं। मन में सवाल उठा कि भाई ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जो पार्टी दिखाना चाह रही थी, दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। एक यूट्यूबर है
जो देश से बाहर हैं उनकी मदद से इंटरनेट पे लोग वो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। कौन है यूट्यूबर? ध्रुव राठी की मैं बात कर रहा अच्छा हूं। और मैंने भी देखी वो डॉक्यूमेंट्री और उसमें मुझे आप दिखे अच्छा। अपनी बात रखते हुए। तो कैसे अप्रोच किया गया आपको डॉक्यूमेंट्री के लिए, क्या हुआ, शूटिंग कैसे हुई, क्या तो बताइए थोड़ा सा। शूटिंग ऐसे हुई, मेरे पास किसी का फ़ोन आया आम आदमी पार्टी से, मुझे जानते हैं वो। कहा कि देखिए हमें कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसेस की तलाश है और हम चाहते हैं कि हमारे कुछ 7-8 सवाल होंगे और आप उनके जवाब दें, जो आपको बेहतर लगता है आप वो बोलें। और उस हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो मेरा पहला सवाल ये था, मैं क्या ये विज्ञापन में इस्तेमाल होगी? बोला नहीं। बोला कि इसको हम रिलीज़ करेंगे यूट्यूब पे। क्या पार्टी चैनल पे करेंगे? बोला नहीं, वहाँ पे भी नहीं करेंगे। मैं कहा ठीक है। बोले किसी थर्ड प्लेटफॉर्म पे करेंगे। मैं कहा ठीक है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, ये कपूरथला हाउस है जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है और पंजाब के सीएम वहीं रुकते हैं, चाहे कोई भी हो। अच्छा, बड़ी अच्छी जगह है लुटियंस में, ताजमान सिंह के साथ में है। हाँ वो अच्छी भी लग रही है जहाँ पे शूटिंग हुई है। हाँ, तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा अंदर, तो पंजाब के मुख्यमंत्री का वो काफिला खड़ा है जो दिल्ली में इस्तेमाल होता है, लेक्सस गाड़ी, जैमर। मैं कहा वाह। तो कोई बात नहीं, वो तो देखते रहते हैं हम लोग। तो मैं अंदर गया तो एक बड़ा अच्छा 5-6 कैमरे, बड़ी बड़ी लाइटें, ऐसा मॉल था जैसे मैं फिल्म की शूटिंग में आ गया। फिर उन्होंने कहा कि सर ये कुछ सवाल हैं हमारे और जो आपको ठीक लगा आप बोल देना। तो मैंने करीब करीब 7-8 सवाल के जवाब दिए और उसमें से जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया उसमें। हालांकि उसमें मेरी ट्रोलिंग भी हुई, कई सारे लोगों ने उसको निकाल के कहा तो आम आदमी पार्टी का समर्थक है, ये है। नहीं, मैं कोई समर्थक नहीं हूँ किसी का। मुझे जो लगा मैंने वो सही बात बोली उसमें बोली है। हाँ। जो दिखा है फिल्म में वो तो सिर्फ इतना बोला है आपने कि मैंने आज से पहले नहीं देखा कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। मैंने ये कहा कि मैंने जब से मैं पत्रकार बना हूँ, हाँ, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट था। हाँ, जो आप 5 मिनट बोल रहे हो और आपकी 15 सेकंड की बाइट यूज कर रहे हैं। अच्छा, फैक्चुअली ये कहाँ गलत है जो मैंने बोला? सही बात। कहीं गलत नहीं है। तो उनका जो थीम था जो मुझे समझ में आया वो ये था कि अरविंद केजरीवाल अनब्रेकेबल है। ठीक है, पार्टी हाँ मतलब अरविंद ही पार्टी है ना। हाँ, हाँ, अरविंद ही पार्टी, पार्टी अरविंद है, बिल्कुल बिल्कुल। गंगाधरी शक्तिमान है। तो मुझे उसका थीम जो लगा उन 7-8 सवालों से वो ये लगा कि शायद ये कहना चाहते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने गए 2022 में, उसके बाद भारत सरकार की एजेंसीज उनके पीछे लगी। कुछ सवाल ऐसे थे, मैंने जवाब दिया उसका। मैंने कहा भाई अगर अरविंद केजरीवाल वहां नहीं जाते ना तो बीजेपी हार जाती। 2017 में कांग्रेस पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में 17 सीट लेके आई। ठीक है, 2022 में कांग्रेस पार्टी 18 से 20 सीटों पे आ गई क्योंकि वो आधा वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का अरविंद के पास चला गया, आम आदमी पार्टी ले गई। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि ये इस कारण से पीछे पड़े हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां जहां चुनाव लड़ते हैं वहां कांग्रेस का ही वोट बैंक वो निपटा देते हैं, उन्हीं के पाले में चला जाता है। वहां तो बीजेपी को फायदा होता है। मैंने ये बातें भी बोली थी। तो 5-6-7-8 सवाल थे, उसमें से जो उनको बेहतर लगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बहुत छोटी आधे घंटे की है और उसमें सब लोग हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, भगवंत मान है, आतिशी काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। और वो उसका मेन, हाँ, उसमें जो उनको लगा उन्होंने मेरी बाइट को इस्तेमाल कर लिया। वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री ये दिखाती है जो पार्टी ने दिखाने की कोशिश की। मैंने देखी नहीं है, मैंने देखी इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो उसमें पार्टी ने ये बताने की कोशिश किया, आपने गुजरात वाली बात कही, मुझे लग रहा है एडिट टेबल पे आपकी बात के बाद भी उन्होंने पंजाब शिफ्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली जीतने के बाद, पंजाब जीतने के बाद हम पे ये क्रैकडाउन हुआ और एजेंसियों का और हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो पूरी वो जर्नी दिखाई गई है और ये बताया गया कि कैसे इतने प्रहार के बाद भी पार्टी ये कह रही है कि पार्टी नहीं टूटी। एक्चुअली लोगों को ये लगा कि आदेश रावल तो कांग्रेस पार्टी कवर करता है, एक्सपर्टाइज भी उसका वही है, बुला लेते हैं, और कुछ बोल हाँ, देंगे। तो आम आदमी पार्टी को लेके ये क्या कर रहे हैं? मैं कहा भाई जो कांग्रेस ही अपने उद्घाटन में भी नहीं बुला रहे हैं तो कम से कम इनको बाइट तो दे दें। हाँ, पत्रकार तो सब जगह जा सकते हैं। हाँ, क्यों तो नहीं? सभी पार्टियों पे हमारा बात कर सकते हैं। हमारा काम है सबसे मिलना। हम तो सामाजिक लोग हैं। सही बात है। हाँ, हमसे कोई मिल लो, और मुझे चाहे तो वो बुला ले अमित वाली, उससे मिल चले जाऊंगा।
उनसे मिल लेंगे जाकर हाँ, क्यों नहीं? हमें तो मिलना जुलना ही चाहिए। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मुझे एक कब बुलाएगा समय अमित था मालवीय। आदेश जी, मतलब आज की तारीख में ये चीजें हो गई हैं कि किसी पत्रकार ने अगर मान लीजिए कि किसी सो कॉल्ड क्रिमिनल का इंटरव्यू ले लिया तो लोग उसको गालियां देने लगते हैं। नहीं तो एक समय था जब तालिबान के नेताओं का जाकर के पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, ओसामा बिन लादेन तक का इंटरव्यू लिया है लोगों ने जाकर के उनकी गुफाओं में बैठ करके, है ना। इस देश में नक्सली जब कोई अटैक करते थे तो पत्रकारों के नाम संदेश देते थे, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। खैर वक्त भी बल्कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब मेरे पास फोन आया अमित मालवीय का, मुझे मिलने के लिए बुलाए। आज तक आप मिले नहीं हैं, नहीं। लेकिन आपके 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 वीडियो के वो कुछ क्या पार्ट करते हैं, वो जो जैसे हरियाणा चुनाव था, मैंने अपने इसी शो में बोला था कि भाई कांग्रेस पार्टी की सीटें कम हो रही हैं, तो उन्होंने वो वीडियो निकाल लिया और चला दिया कि देखिए आदिश रावल ने भी कह दिया जो कांग्रेस पार्टी के इतने चाहते हैं कि कांग्रेस हरियाणा हार इतने रही है। चाहते हैं कि पार्टी बुलाती नहीं हाँ, है। हम इतने चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का इनॉग्रेशन होता है 40 साल के बाद और हमारी हमारी एंट्री नहीं होती वहाँ, हम इतने चाहते हैं। तो मुझे किसी से मिलने में कोई हर्ज नहीं जी है। जी। कोई मुझे ये कहे कि भाई आप चाहे मुझे कह दे अमित शाह बुला दे, मैं वहाँ चला जाऊंगा। हो क्या गया है आजकल, राजनीतिक पार्टियों को कवर करने वाले पत्रकारों ने, उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, और नेताओं ने लकीरें खींच दी हैं। बिल्कुल। ऐसे नहीं होता था पहले कि जो कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा है तो कांग्रेस ही है। अरे नहीं भाई, पार्टी कवर कर रहे हैं। अब जब हम पत्रकार बने थे तो जब हमें ये कहा कि तुम कांग्रेस पार्टी कवर करो, हमने कर ली। किसी ने अगर ये कहा होता, किसी बॉस ने ये कहा होता तुम भाजपा कवर कर लो, तो हम वो भी करते, है ना। सही बात। तो ये हमारी गलती थोड़ी है। अब कहते हैं ये तो भाजपा ही हो गए हैं, ये तो कांग्रेस ही हो गए हैं, ये तो आप वाले हो गए हैं। अरे कुछ नहीं है ऐसा, आप किसी से मिलकर तो देखो। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए इस पूरी बातचीत में जो फायदे की चीजें वो मैं बताऊं आपको। हम ये तो जानते हैं कि आप सालों से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमें ये पता चला था कि आपके कुछ दोस्त बीजेपी में भी हैं, है ना, आप ही ने बताए थे। कांग्रेस ही है ना वो सारे। अच्छा, जो बीजेपी में चले गए हैं। और इस शो में आपने बताया कि आम आदमी पार्टी से आपको फोन आया था, तो मतलब आम आदमी पार्टी में भी आपके जानने वाले हैं। है ना। तो हम लोग इस शो का दायरा जो है आदेश जी धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं। नहीं, क्यों नहीं, देखिए हम समाजवादी लोग हैं, हाँ हम सबके हैं। बिल्कुल क्या होता है, आप किसी से बिना मिले उसके प्रति राय मत बनाओ, सही बात। आप जान नहीं पाओगे उसको। अब कांग्रेस पार्टी का तो पक्का कांग्रेस ही होगा, भाजपा का कर रहा है पक्का भाजपा ही होगा। अरे नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। ये नेता है, नेता तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, समझते नहीं पत्रकार। बिल्कुल उनको दिन कब अकल आएगी। जिस दिन हाथ में माइक नहीं होगा ना, तब बताना कौन पूछेगा। सही बात। जिस दिन कलम नहीं होगी ना और अखबार का बैनर नहीं होगा, तब बताना कौन पूछेगा। सही बात। और जो उस दिन पूछेगा उसको दोस्त मान लेना। उसको दोस्त मान लेना, ये बड़ी बात है। खास तौर पे आदेश जी जो कह रहे हैं वो बीट रिपोर्टर्स के लिए, जो लोग भी देख रहे होंगे जरूर देखेंगे समझेंगे, भले वो बताएंगे नहीं, अंदर से फील करेंगे, अंदर से फील करेंगे। बोल नहीं सकते हाँ। क्योंकि कमजोर हैं, डर लगता है बोलते हुए। आजकल पत्रकार ने बोला छोड़ दिया है, और खासकर कैमरा के तो बिल्कुल नहीं बोलते। बस वो हनुमान चालीसा लगा देंगे और जो चलाएंगे। कही जाने वाली बात है वो भी नहीं कहते हैं। ये तकलीफ इस बात की होती है ना, अरे जो कह सकते हो और जो कहनी चाहिए वो खुल के तो कहो उतना यार। तो कहो। जब हमारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी ही नहीं बचेगी, जब लोग तुम्हें सुनना ही बंद कर देंगे, देखना बंद कर देंगे, पढ़ना बंद कर देंगे, क्या करोगे? सही बात। घंटी बजाओगे? वो एलन मस्क एआई लेकर के आ रहा है ना वो। फिर तो एआई और आज के जर्नलिस्ट में, ज्यादातर जर्नलिस्ट में कोई अंतर नहीं रहेगा। कोई अंतर नहीं है, उसमें चाबी भर दो उसमें चाबी भर दो, बराबर चलते हैं। चलिए, सच बोलने की ना कॉस्ट होती है, सच बोलने की कॉस्ट होती है, कॉस्ट होती है, कॉस्ट कॉस्ट कीमत कॉस्ट कीमत कीमत। कीमत। अच्छा 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 अच्छा। हाँ वो लोग चुकाना नहीं चाहते, ये तो है, बड़ी भारी कीमत है, कीमत तो है, कीमत देनी पड़ती है सच बोलने की। लेकिन नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि अभी आपके हिसाब से कौन पार्टी आगे कौन पीछे, क्योंकि अभी समय है, अगले एपिसोड में शायद हम लोग बातचीत करें तो इस पर भी बातचीत करेंगे। दिल्ली का चुनाव मैं घूम रहा हूँ, इस मामले में मुझे थोड़ा अलहदा लगती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कोई दूसरा राज्य ऐसा नहीं मिलता जहां वो नैरेशन बनाने में पीछे रह जाए। वो हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है, खेलती है, बाकी पार्टियां उनको फॉलो करती हैं। दिल्ली में मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी बैकफुट पे है ड्यू टू अपने कुछ लीडर्स, और आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पे है। वो हर तरह के नैरेशन बना ले रही है। कई जगह ऐसा भी दिखा मुझे ग्राउंड पे कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सेंध लगा रही है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा है, आपको भी लगता है कि दिल्ली के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी बैकफुट पे रहती है या है? मेरे पास एक बीजेपी नेता का फोन आया। अच्छा। जब टिकटें बटी तो बोला भाई साहब
12 सीटें तो रिजर्व हैं, 14 लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनको टिकट दे दिया। कार्यकर्ताओं के लिए कुछ रिजर्व होना चाहिए। मैं कहा, अच्छा, तो मैं उसका दर्द समझ गया। देखिए, दिल्ली में बीजेपी 26 साल सत्ता से बाहर है, 11 साल अरविंद केजरीवाल के और 15 साल कांग्रेस पार्टी के। लैक ऑफ लीडरशिप है। 2015 में 14 में मोदी जी बिल्कुल उफान पे थे, पूर्ण बहुमत आया। 14-15 में हार गए बीजेपी दिल्ली में। सही बात है। 19 में 303 सीट आई मोदी जी की, 20 में फिर विधानसभा हार गए। अब की बार 240 आई। और इस बार ना मैं एक चेंज देख रहा हूँ। ये तो बात सही है कि दिल्ली में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, और ठीक इन द सेंस कि, लेकिन इस बार जो है ना बीजेपी चुनाव लड़ रही है स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या है स्ट्रेटजी वो आपके साथ? कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का वोट काटना है, वो स्ट्रैटेजी है। उसमें कई और पार्टियों के लोग भी शामिल हैं, मतलब उम्मीदवार कैसे देने हैं वो। लेकिन मैं एक चीज़ अलग देख रहा हूँ। क्या? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं बनिया हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हर रोज़ कि हम पुजारियों को इतने पैसे देंगे, बहनों को इतना देंगे, बच्चों को फ्री पास ट्रांसपोर्ट देंगे। वो हर रोज घोषणाएं कर रहे हैं, हर रोज हर रोज। सुबह सो के उठते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं और दिन में प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस। दिन में कहते हैं कि 12 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, हाँ। और फिर तब आते हैं और फिर एक घोषणा कर देते हैं। फिर कहते हैं कि चिंता मत करो पैसे की, बनिया का बेटा हूँ, ऐसे करते हैं। बनिया का बेटा हूँ, ले आऊंगा। अब तुम एक बात सोचो, आजकल इंटरव्यू भी अकेले नहीं दे रहे। आतिशी को, अपना सौरभ को, मनीष सिसोदिया को, 5-6 लोग साथ जाते हैं। कल तो स्टूडियो घूम रहे थे फिल्म सिटी। अच्छा। हाँ, सारे इकट्ठे। मैं कही प्रचार कब करेंगे? ये अरविंद केजरीवाल नहीं था। अरविंद ने कभी ऐसी राजनीति नहीं करी कि ठीक है स्टार्टिंग में घोषणा पत्र जारी कर दिया, ये करेंगे, बिजली पानी दे रखा है, चुनाव लड़ा, ठीक है। ये जो हर रोज घोषणाएं हो रही हैं, ये जो अपनी जाति को बता रहे हैं कि बढ़िया पैसे ले आऊंगा, ठीक है, तो पैनिक वहां भी है। आपने बीजेपी की बात भी करी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। ये एक डर है एंटी इनकम्बेंसी और इतने दिन के सत्ता का। एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए टिकटें काटी, इसलिए सीटें चेंज करी, एंटी इनकम्बेंसी है पहली बात। फिर ये जो अरविंद अभी कर रहे हैं ना, मुझे ये नॉर्मल नहीं लगता। पैनिक वहां पे भी है। बिल्कुल। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, किसी भी सरकार में होना चाहिए जो हाँ, इतने दिन सत्ता में यार रहे। देखो, हाँ। हर पॉलिटिशियन को, हर पॉलिटिकल आदमी को, और खासतौर पे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को अपनी कुर्सी बड़ी प्यारी होती है। ये काफिला, वो जहाज, ये सब बड़े ऐसे थोड़ी मिलते हैं यार। मैं कह रहा हूँ कि जनता का डर नेताओं के मन में होना चाहिए सही मुद्दों को लेकर के, है ना, कि अगर हम नहीं मुद्दों पे बात करेंगे, नहीं काम करेंगे तो हमें कभी भी हटाया जा सकता है। क्या कहा आपने? जनता का डर नेताओं के मन में होना चाहिए। जनता का डर नेताओं के मन में होना चाहिए। नेता के मन में जनता का डर और जनता के मन में नेता का डर। हाँ। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जनता जो है ना आजकल मूर्ख हो गई थोड़ी सी। माफ़ी चाहता हूँ इस शब्द का इस्तेमाल करने की, जानबूझ के किया है। जनता ये नहीं देख रही है कि हमारा भला किस में है, तो रेवड़ियाँ देख रही है बस। जनता पोल्यूशन पे वोट नहीं देती, जनता जहरीली हवा पे वोट नहीं देती, जनता साफ पानी पे वोट नहीं देती, जनता रोज़गार पे वोट नहीं देती, है ना, महंगाई पे वोट नहीं देती। वो दे रही है कि मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है, तू ठाकुर है, मैं ब्राह्मण हूँ, तू अपर कास्ट है, मैं फॉरवर्ड हूँ या बैकवर्ड हूँ, जो भी है। तो जनता का जो ये दौर है ना, क्योंकि एक दौर होता है इन चीज़ों का। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल जो है वो इकोनॉमी का दौर था, पैसे का दौर था, विकास का दौर था। और लेकिन ये जो दौर है ये धर्म और जाति का दौर है। धर्म का दौर 10 साल तक चला, अब वो धीरे धीरे जाति में कन्वर्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो जनता को ना ये देखना चाहिए कि यार कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं होता ना, मतलब अगर मैं नेता हूँ या मैं वोटर हूँ, मैं ही सोचूंगा यार जो पार्टी मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको साफ हवा, साफ पानी, और 500, 600, 700 ही क्या ही होता है। इस आज तो ठीक लग रहा है, असर तो होता ही है शरीर पे। सही बात। ये जो जहरीली हवा हम
रोज अंदर जा रही है ना, ये जो हम जी रहे हैं पोल्यूशन में। किसी पार्टी ने बोला है कि हम पोल्यूशन कम नहीं, कर दिल्ली देंगे? का चुनाव है लेकिन इस पे कोई नहीं बात बोला नहीं ना, कर रहा। क्यों नहीं बोला पता है? क्योंकि मुद्दा नहीं लोगों नहीं के नहीं लिए। नहीं, क्योंकि जनता चाहती नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा अगर जनता चाह ले, जनता ने चाहा ना, लोकपाल सड़क पे आई थी ना, सरकार झुकी थी ना। आई थी कि लाई गई थी, उस पर भी तो बड़ा डिबेट कोई है। बात नहीं, लाई भी गई मान लो, जनता झुकी थी ना। निर्भया कांड हुआ, यूथ सड़क पे आया ना दिल्ली में, हाँ, संसद से आया? कानून पास हुआ, कानून पास हुआ, सरकार झुकी। जनता के हर बात पे सरकार झुकती है, लेकिन जब जनता जागती है, आज वो सो रही है। चलिए, राजनीति से इतर कुंभ महाकुंभ गए आप या जाने नहीं, का प्लान है? मैं नहीं गया। अच्छा, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो देख रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं अपने वायरल आप को- चीजों से दूर हैं आप, मुझे लग रहा है। हम नहीं, मैं राजनीति का छात्र हूँ और मैं अपना जो दायरा है, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो डॉक्टर होता है ना, या तो वो सर्जन है, या वो ऑर्थो है, या वो गायनी है, ठीक है ना। हाँ, स्पेशलिस्ट है। हाँ, मैं उस तरह का डॉक्टर हूँ। नहीं, मैं मतलब उस पर कोई गंभीर बात करने के उसमें नहीं, मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कुंभ से मेरी- बहुत सारी मेरी- चीजें मेरी- वायरल हो रही है, मोबाइल मेरी- तक तो आ ही जाती है। मेरी धर्म के बारे में नॉलेज बहुत कम है। भगवान को मानता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ सुबह शाम कि जो आपने दिया और जो आप दे रहे हो यहाँ तक लेके आओ, उसके लिए शुक्रिया। मैं बाकी शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, रामायण में क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। मैं आम आदमी को ज्यादातर नहीं पता। हाँ, वो एक आस्था का मसला। मैंने जो सीखा है, समय और परिस्थितियों से सीखा है, और समय सबसे बलवान है, ये मुझे पता है। इसलिए मैं जो आपने कहा, मैं उससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कनेक्ट नहीं रखता। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा था, आप तो चले गए, मुझे लगता है थोड़ा डीपर उसमें। मैं ये कह रहा था कि नहीं, मैंने इसलिए चला गया, मैं आप कुछ ऐसा ना पूछ लो मुझसे जो मुझे पता ही ना हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा और मैं ऐसा ऐसी कोई गंभीर चर्चा कुंभ पे नहीं करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुंभ से जो कुछ ये वायरल हो रही है वो तो मोबाइल तक आ ही रही है। IIT बाबा आए होंगे, मोनालिसा, मुझे क्या पता है, मोनालिसा आई मैं उस होंगी। पर कमेंट कर दूंगा तो उस पर और कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं उस पर करना नहीं चाहता। अच्छा मुझे पता था आप वो पूछोगे। अच्छा, चलिए, तो क्योंकि मेरे कंट्रोवर्सी उसके बारे में विचार भिन्न है, बता दीजिए। बताने कंट्रोवर्सी लायक विचार नहीं है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही इसका नहीं मतलब। नहीं, मतलब देखिए यार, मैं बहुत दूर रहता हूँ कंट्रोवर्सी अच्छा, से। चलिए। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। चलिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आदेश जी से कोई जुड़ा हो। जनता का, इस देश की जनता का कोई भी वर्ग, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहता। ये तो नेताओं वाली बात हो गई हाँ, है। मैं कह रहा हूँ, नेताओं के कुछ गुण मेरे में भी आ गए। हाँ, ये तो नेताओं वाली बात हो गई, पत्रकारों को तो इसकी नहीं चिंता यार, नहीं करनी चाहिए। धर्म के बारे में मैं कभी कोई बात नहीं करता। चलिए, मैं सबके धर्म की इज्जत करता हूँ और मैं बहुत सेकुलर आदमी हूँ। मेरे हर धर्म के लोग दोस्त हैं। ये तो होना ही चाहिए। ये मैं तो बहुत मैं भी सेकुलर हूँ, आदमी ये हम हूँ। दोनों हैं। हाँ, हाँ। चलिए, अपने दर्शकों का जो सवाल जवाब होता है उस तरफ बढ़ते हैं। पिछले 1-2 हफ्ते बीच में गैप गए तो इस वजह से सवाल तो नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं और मैं वो कमेंट पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ कि कैसे शर्माते हैं आप हर कमेंट पे। शर्माता नहीं हूँ मैं जीवन में। आप ब्लश करते हैं जब आपकी तारीफ होती है तो। दीपक गुप्ता हैं, वो कह रहे हैं आदेश जी के विचारों से मैं सहमत हूं और इसलिए आपका प्रोग्राम देखता हूं। जयपुर में 50 सालों से देखता रहा हूं, लगभग हर एरिया में सरकारी अस्पताल है और राशन का अनाज, शक्कर और मिट्टी का तेल मिलता आया है। गहलोत जी ने भी सराहनीय काम किए। कांग्रेस अपने कामों का फायदा नहीं ले पाती क्योंकि सब नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है। इसमें आपकी तारीफ भी है और कांग्रेस पार्टी की खिंचाई भी है। आगे बढ़ते हैं, विजय कुमार हैं, विजय कुमार SSB इनका अकाउंट नेम है। आदेश रावल भैया, मैं बीजेपी का समर्थक हूं लेकिन मैं आपका विश्लेषण बराबर देखता हूं। भैया, आपका विश्लेषण बहुत अच्छा होता है, आप दिल जीत लेते हैं, आपकी सादगी बहुत अच्छी लगती है, आप सदैव स्वस्थ और मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ? बहुत इतना धन्यवाद ही कर कहेंगे? सकते हैं। चलिए। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। आप लोग हमारी बात सुनते रहें, और क्या चाहिए हमें। सही बात है। भाई हम ये किस लिए करते हैं? दर्शकों के लिए करते हैं हाँ, ना? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। एक है जसवंत कुछ नाम है इनका। ये कह रहे हैं आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ कांग्रेस बट शीला जी वॉज नाइस लेडी। हाँ, ये मुझे पूछना था कि मैं जब दिल्ली घूम रहा हूँ आदेश जी, इतने साल के गैप के बाद भी आप दिल्ली में घूमते घूमते कोई ना कोई आपको मिल जाता है। शीला दीक्षित बहुत अच्छी थी, शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे 2 सवाल हैं। एक कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, जब उन पे जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक अटैक कर रहे थे, तो क्या पार्टी ने उनका बचाव किया पर्याप्त तरीके से? नंबर 1। और जो अभी शीला दीक्षित के लड़के हैं, संदीप दीक्षित, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित की पार्टी में क्या स्थिति है और कितनी मजबूत स्थिति है उनके चुनाव में, पार्टी में क्या स्थिति है?
नहीं देखिए, गांधी क्योंकि शीला दीक्षित तो बहुत करीब थी सोनिया गांधी सोनिया के। गांधी के और शीला जी के बड़े अच्छे रिश्ते थे। बल्कि एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री थी कांग्रेस पार्टी की जो अहमद पटेल के बगैर जिनके रिश्ते सोनिया गांधी से अच्छे थे। बाकी सब मुख्यमंत्री अहमद पटेल के थ्रू चलते थे, ऐसे वो उनके बनाए हुए थे। लेकिन शीला जी के रिश्ते डायरेक्ट थे। तो गांधी परिवार और दीक्षित के रिश्ते आज भी अच्छे हैं। जिस दिन राहुल गांधी का घर खाली कराया गया उस एक कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जी। जब उनकी मेंबरशिप गई थी संसद से, तो जब वो घर लेने गए, वो कहाँ गए? वो संदीप दीक्षित के पास गए, जो घर शीला जी का था निजामुद्दीन ईस्ट में, कि बोला मुझे ये घर किराए पे दे दे। बोला कैसी बातें कर रहे हो? बोला मैं फ्री में लूंगा नहीं। वो घर शीला जी का है। वैसे रिश्ते हैं, अच्छी स्थिति है। संदीप मनमौजी आदमी है। उसको जो सही लगता है वो सही को सही कहेंगे और जो गलत लगता है वो गलत कहेंगे। वो आर पार है। राजनीति में ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। राजनीति में आपको चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं, लीडरशिप को तेल लगाना पड़ता है, मक्खन लगाना पड़ता है, बॉसेस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। मतलब वो बिल्कुल साफ साफ आदमी है, उसमें ना फिल्टर नहीं है। ये है। आखिरी कमेंट है देवेंद्र नाथ ठाकुर, अगर मैं आपका सही नाम ले रहा हूँ। रावल जी की पॉलिटिक्स एनालिसिस और उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कमाल की है। जब वो बात करते हैं तो लगता नहीं कि हम राजनीतिक चर्चा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि हम कोई दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं। ये तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। थैंक यू सर, आपका आपसे बतियाना ऐसा लगता है कि बस सुनते रहो, आप बोलते रहे, हम सुनते रहे अपने दर्शकों के क्या साथ। होता है, ये जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है ना, ये आपको और मोटिवेट करता है कि आप और अच्छा करो और इन्फॉर्मेशन लेके आओ और इत तक पहुँचाओ। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, हमारी बात पहुँच सके, वही चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल। मैंने क्यों प्रमोशन की बात करी? ताकि कुछ लोगों तक पहुँचे और आप लोग जागरूक हो। जब आपके दरबार पे कोई आए कि हमें वोट देना, तो उनसे पूछना साफ आवाज़ दोगे क्या? सही बात है। ऑस्ट्रेलिया में 5 AQI हो जाए ना तो प्रोटेस्ट हो हड़कंप मच जाता है। जाता है, हाँ। प्रोटेस्ट हो जाता है। हम लोग 500 में जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ 500 में चल रही है हमारी। और दिवाली और वो आ जाए ना, मतलब न्यू ईयर के आसपास 900। यहाँ पे एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, आप कहे तो मैं छोटा सा हाँ, सुना सुनाइए दूं, ना। है ना। ये है गर्म पानी का मेढक। एक किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था। वो ये होता है कि 2 बर्तन लीजिए, एक बर्तन को गैस पे चढ़ा दीजिए, पानी उबल रहा है, बिल्कुल खौल रहा है। उसमें आप जैसे ही मेढक को डालेंगे ना, वो उसमें गया, उसको गर्म लगा, वो तुरंत छलांग मार के बाहर आ जाएगा। ठीक है। एक दूसरा बर्तन लीजिए, पानी ठंडा है, नॉर्मल है, उसमें मेढक को डाल दीजिए और वो पूरा बर्तन जो है गैस पे चढ़ा दीजिए और आंच धीमी करके उसको गर्म करना शुरू करिए। मेढक कभी नहीं निकलेगा पानी में से और मर जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा, वो क्योंकि उसको एकदम से गर्मी लगेगी नहीं और वो उसी में कोशिश करता रहेगा कि हो जाए और वो गर्मी से मर जाएगा। तो ये कई बार ये मेढक वाली स्थिति हमारी हो जाती है। हम इतने खराब प्रदूषण में, इतनी खराब स्थिति में रहते हैं ना देश जी, हमें शायद मतलब जनता को ये चीजें इफेक्टिव नहीं विकास करती। जी, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो जनता के आंदोलन से राजनीति में आए, निकले, इतने वायदे किए, जनता ने उनकी बात सुनी, इतना समर्थन दिया, इतना आशीर्वाद दिया, आपने कुछ नहीं किया उसके लिए। मुझे कांग्रेस और बीजेपी से उम्मीद नहीं है। ये लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका काम है वादे करना और उसको तोड़ना। अरविंद का जो मतलब जन्म हुआ राजनीति में, वो जनता के आशीर्वाद से हुआ। इन्हें कम से कम ये काम करना चाहिए था। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ हरियाणा का। हरियाणा में जब हम वो रेशो देखते हैं लड़कों के मुकाबले लड़कियों का, जी सेक्स रेशियो देखते हैं, तो वो बहुत उसमें अंतर रहता है हरियाणा में काफ़ी। वहाँ हर माँ को बेटा पहले चाहिए, बेटी बाद में चाहिए। मैं खुद भी हरियाणा से आता हूँ। तो कोई भी हरियाणा के लोग किसी नेता से ये नहीं कहते कि आप इस चीज़ को ठीक कीजिए, और ना कोई नेता वादा करता कि समाज चाहता ही नहीं। ये वैसा ही है। चलिए, इसी बातचीत के इसी मोड़ पे हम अपना ये शो खत्म करते हैं, ये एपिसोड खत्म करते हैं। लेकिन आपसे वायदा मैं ये लेना चाहता हूँ आदेश जी कि ये जो शो है अपना धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, परिवार हमारा बड़ा हो रहा है, लोग देख रहे हैं। एक हफ्ते भी आप नहीं आए तो कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। तो हम इसका दायरा और बढ़ाएंगे, समय भी बढ़ेगा और
जिस टॉपिक पे अभी तक हम लोग बातचीत करते हैं ना वो भी बढ़ेगा। बिहार पे बात करने के लिए बहुत आ रहा रिक्वेस्ट कि तेजस्वी यादव पे एक एपिसोड चाहिए आदेश जी के साथ। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं आदेश जी? तो तैयार रहिएगा, हो सकता है अगला या उसके मिल अगला के हम लोग पहले मैं उनसे मिल के आता हूँ, उनको थोड़ा समझूंगा, देखूंगा पास से। मिले तो आप राहुल गांधी से भी नहीं है, कितने एपिसोड हम लोगों ने कर दिए। लेकिन मैंने वो पार्टी कभी कवर नहीं की ना, आरजेडी। अच्छा चलिए, अब कभी बतिया लेंगे, आराम से बातचीत कर लेंगे, जो भी आप ऐसा सोचते हैं करेंगे, कार्यक्रम के हिस्से में वो डाल देंगे, वो डाल देंगे, उस ठीक पर है ना, बातचीत करेंगे। वो ठीक रहेगा। ठीक। क्योंकि पूरा सेगमेंट हम तेजस्वी यादव पे करेंगे ना, तो उसमें जनता को मजा नहीं आएगा। वो किसी एक सेगमेंट का हिस्सा होगा, मतलब किसी एक शो का एक हिस्सा शो का एक एक सेगमेंट सेगमेंट होगा तेजस्वी यादव। कर देंगे, कोई दिक्कत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू समय देने के लिए।